हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है, हम सभी अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे थे। तो हम सभी चैप्टर 12 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चैप्टर 13 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो बच्चे पुराने उन्हें पता है कि किस तरीके से हमारी प्रैक्टिस सेट चल रही है। जो नए बच्चे उन्हें बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट को चैप्टर वाइज लेकर चल रहे हैं और 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे चैप्टर 13 में 2011 से लेकर 2024 तक जितने क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। और ये हिस्ट्री आपका चल रहा है, ठीक है। एसएसटी में आपकी हिस्ट्री, पेडागोजी और भूगोल, ये 3 चीज़ें आपकी चल रही हैं। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं ये जो मैराथन क्लासेस है। तो आप देखना ना भूलिए और आपके एग्ज़ाम से पहले इन्हें हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कंप्लीट हो, तो लगभग हम अपनी क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और कम से कम 4 से 6 चैप्टर और बाकी हैं जो बचे हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाएं। ऑप्शन ए कि तीर्थयात्री मंदिर को जाते हैं और दान दक्षिणा दिया करते। बी है कि बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार और व्यापारी मंदिरों के पास बसते गए। सी है कि शासक मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। डी है कि मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। ऑप्शन ए है कि सी ए बी डी, बी है कि ए बी सी डी, सी है कि सी ए डी बी और डी आपका है कि ए सी डी बी। तो चलिए उत्तर दीजिए यहाँ पर क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं। जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि सी ए डी बी। मतलब पहले क्या होगा कि सी होगा कि शासन मंदिर की भूमि को धन अनुदान देते थे। फिर ए होगा तीर्थयात्री मंदिर को जाते थे और दक्षिणा दिया करते थे। और उसके बाद क्या होगा आपका डी होगा कि मंदिर के जो कर्ता धर्ता थे वो मंदिर के धन के व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। उसके बाद आपका बी आएगा, मतलब कि बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार और व्यापारी मंदिर के पास बसते गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पर। पिस्तक का क्या अर्थ है, जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन ए है कि चालसा खंभों का सभा भवन। बी है कि मेहराबदार प्रवेश द्वार। सी है कि 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्रीय सभा भवन। डी आपका है कि आयताकार अहाते। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पिस्तक का अर्थ आपका होता है कि मेहराबदार प्रवेश द्वार। देखिए, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है कि 1192 में भारत में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद तुर्क सत्ता की स्थापना के साथ अन्य क्षेत्रों में सहित वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, जिनमें भवनों के मेहराबदार प्रवेश द्वार थे, जिन्हें पिस्तक कहा गया। इनकी बनावट नीचे से सीधे एवं शीर्ष पर जाकर गोलाई लिए क्या थी, त्रिभुजाकार थे। इनसे दरवाजों की ऊंचाई और आकर्षण बढ़ा और विकास क्रम में इनकी लंबाई बढ़ती गई और लोधी काल तक यह पूर्ण विकास की अवस्था में पहुंच गया। क्या आपका मेहराबदार प्रवेश द्वार। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 3 कि चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है कि चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बी है कि लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिर की मुख्य विशेषता थी। सी है कि चोल मंदिर प्राय अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। डी है कि जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। तो देखिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि जो चोल मंदिर हमारा था वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन आपसे है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। ऑप्शन है कि मिट्टी के, बी है पत्थर के, सी है लकड़ी के, डी है कि ईंटों के। तो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। जो जैन और बौद्ध धर्म थे, वो जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ थे, उनके लिए विहार मतलब विहार का मतलब है जिससे रुकने के लिए जो आवास होते हैं उस टाइप का था। तो वो जो विहार था ये ईंटों का प्रयोग किया गया था वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर लकड़ी के, एक सेकेंड, जो आरंभिक विहार, ठीक है, यहाँ पर आरंभिक पूछा है तो आरंभिक जो था वो लकड़ी के थे। फिर बाद में क्या किया गया था, इसका निर्माण ईंटों के प्रयोग होने लगा। पहले क्या, देखिए, आरंभिक देगा तब आपका लकड़ी के और बाद में देगा तब ईंटों के, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। हम कैसा है कि कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था। ऑप्शन ए है कि ग्राम भोज का, बी है गृह गर्भ, सी है प्रदक्षिणा पथ और डी आपका है मंडप। तो 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, इसे हम क्या कहते थे, मंडप। देखिए,
कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर में क्या था, एक हॉल टाइप रहता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। इस स्थान को हम क्या कहते थे, मंडप कहते थे। आगे है अधिक गर्भगृह कहाँ किसे कहते हैं, उसको भी देख लीजिएगा। जहाँ पर क्या होता है कि मूर्ति क्या होती है, स्थापित होती है, उसे हम क्या कहेंगे, गर्भगृह कहेंगे। और गर्भगृह के चारों तरफ क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ बना होता है, और जहाँ लोग मंदिर की परिक्रमा करते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ पर शिवलिंग होता है, तो ये गर्भगृह हो गया। यहाँ पे ऐसे अगर आप इधर उधर साइड साइड पे एक पथ बना होता है, इस परिक्रमा आप करते हैं, ये क्या होगा आपका, इसे हम क्या कहेंगे, प्रदक्षिणा पथ कहेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 2015 में आया हुआ है कि गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। ठीक है, ये मंदिरों रहेगा। ऑप्शन ए आपका है कि मंदिरों में वह स्थान जहाँ लोग एकत्रित हो सकते थे। ऑप्शन बी आपका है कि वह स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे। सी में है कि गुफाएं जिन्हें मूर्तियों एवं भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था। डी है कि वह स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। तो देखिए गर्भगृह में कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था, तो अभी हमने आपको बताया कि वहाँ पर मूर्ति को रखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो सी वह स्थान जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम सभी। लद्दाख में पाए जाने वाला गंपास डैश है। ऑप्शन ए कि बौद्ध विहार मंदिर, बी है कि बकरी की प्रजाति, सी है सॉल की किस्म, डी आपका है बौद्ध भिक्षु। तो देखिए जो लद्दाख में पाए जाने वाला गंपास है वो आपका क्या है, बौद्ध विहार मंदिर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह विहार मंदिर जो है वो तिब्बत शैली से निर्मित है। ठीक है, जो गंपास है वो तिब्बत शैली से निर्मित आपकी है, और यहाँ पर भिक्षु के रहने के लिए क्या है, निवास स्थान तथा पूजा गृह होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। ऑप्शन ए कि प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है, बी है कि अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था, सी है कि ताजमहल का सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है, डी है कि राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता था। तो यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन आपसे है। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम सभी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपसे कहा गया है कि तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तर मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते। ऑप्शन ए है कि वे जिनके अपने घर थे, ऑप्शन बी है कि वे जिन्हें अपना हिसाब किताब नहीं दिया था, ऑप्शन सी है कि 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग, ऑप्शन डी है कि वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग। तो देखिए ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा कि जिन्हें अपने हिसाब किताब नहीं दिया था। वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वो क्या थे कि सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तर मेरूर शिलालेख में सभा के सदस्य की योग्यता का उल्लेख किया गया है जो निम्न है। सदस्य की आयु 35 से 70 वर्ष के बीच हो, वेदों का ज्ञान रखता हो, उसके पास लगभग 1.5 एकड़ भूमि का स्वामी हो, मतलब 1 से 1/2, ठीक है, जिसका स्वयं का घर हो। आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। ऑप्शन ए है कि इबादत गाह, बी है कि दरगाह, सी है कि ईदगाह, डी है कि खानखा। तो चलिए उत्तर दीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। यहाँ पर ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, दरगाह। ठीक है, सूफी संत के मकबरे को हम क्या कहेंगे, दरगाह कहेंगे। और जबकि देखिए दरगाह क्या है, एक फारसी शब्द है, और इनके निवास स्थान को हम खानकाह कहा जाता है। ठीक है, क्या खानकाह कहा जाता है। मकबरों को दरगाह और निवास को खानकाह कहेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। ऑप्शन ए है तुर्की व अफगान शैलियों का, बी है कि तुर्की व फारसी शैलियों का, सी है कि अरब व भारतीय शैलियों का, डी है कि फारसी व भारतीय शैलियों का। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा।
कि जो मुगल वास्तुशिल्प है वो फारसी और भारतीय शैलियों का क्या है, मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, इस वास्तुशिल्प का जो उदाहरण है, जैसे मेहराब हो गया, गुंबद हो गया, हाजर हो गया मतलब सभा, बुर्ज आदि जैसे बुलंद दरवाजा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? ऑप्शन ए है सजावटी द्वार, बी आपका रंगशाला मतलब नृत्य प्रस्तुत करने की जगह, सी आपका है कि यज्ञ वेदी मतलब पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह, डी आपका है कि हवन कुंड वर्ग मीडाकार कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। तो चलिए उत्तर दीजिए क्या होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा कि 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा सजावटी द्वार था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही करिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको चोल वंश से पूछा गया है। कथन इनका है कि चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बिल्कुल थे। क्यों थे? क्योंकि चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी और कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं जो उत्तर हमारा होगा क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि ए बी दोनों सही है हमारा। ए भी सही है, बी भी सही है, और ए जो है वो क्या कर रहा है, सही स्पष्टीकरण बी की नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, 13 के बाद 14 पर चलते हैं। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, अभी हमने आपको बताया दरगाह के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चहार बाग का एक स्थल नहीं है? ऑप्शन ए है कि लाल महल बारी, बी है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, सी आपका है हुमायूं का मकबरा, डी है शालीमार बाग। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए मुगल चहार बाग का एक स्थल नहीं है, तो वो आपका है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है वो चहार बाग शैली का स्थल नहीं है। और मुगल चहार बाग का जो स्थल है वो आपका जैसे हुमायूं का अकबर सॉरी हुमायूं के मकबरे का चार बाग जिसे आपका दिल्ली हो गया, और कश्मीर के शालीमार बाग की सीढ़ीदार चार बाग, लाल महल बारी में चार बाग की तटी बाग के रूप में अपनाया गया है। ये 3 हो गए। और बाकी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो अब कहाँ पर है, वो कुतुब मीनार के पास स्थित है, और जिसका निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब कराया था? 1192 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ ऑप्शन है कि खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है, बी है पुरातत्वों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष को रखा जाता है, सी है कि ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, डी है कि खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। तो अभिलेखागार, अभिलेखागार क्या है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो ऐतिहासिक पांडुलिपियां होती हैं उनके दस्तावेजों को यहाँ पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2017 में क्या दिया कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाए गए विश्व मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा मिलान क्या है। तो देखिए सूर्यपीठिका, सूर्यपीठिका हमारा कहाँ पर जाएगा? तो सूर्यपीठिका चालुक्यों से संबंधित है, तो चौथे में जाएगा आपका। नंदी मूर्ति, तो नंदी मूर्ति आपका ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा, पूर्वी चालुक्यों से संबंधित है। भैरव की एक प्रतिमा, तो ये कलिंगों से है, 2 में जाएगा। काली की मूर्ति ये पालों से है, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यहाँ पर एक बार देख सकते हैं कि दिए गए मंदिर का सही मिला। तो जो सूर्यपीठिका है वो चालुक्यों से है, और फिर नंदी मूर्ति पूर्वी चालुक्य से है, भैरव की प्रतिमा कालिंगों से है, और काली की मूर्ति पालों से है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खा रहा है? तो देखिए खजुराहो चंदेल ये सही है, एहोल चालुक्य सही है, कांचीपुरम पल्लव सही है, महाबलीपुरम चोल नहीं, ये महाबलीपुरम चोल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही मैच नहीं खा रहा है, तो डी को सही करिएगा। तो आइए हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए महाबलीपुरम क्षेत्र का जो संबंध है वो पल्लव वंश से है, न कि चोल वंश से है। ठीक है, तो जैसे खजुराहो आपका चंदेल वंश से है, एहोल आपका चालुक्य वंश से है, कांचीपुरम पल्लव से है, और महाबलीपुरम भी आपका पल्लव से ही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम, क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन एक आपका है कि 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। कथन 2 है कि 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। तो कथन 2 भी सही है। कथन 1 भी हमारा सही है कि जो आपकी 7वीं शताब्दी थी उसमें शासक बड़े मंदिर का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर आइए हम देख लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम चलते हैं कि ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली डैश डैश के बीच में समान है। ऑप्शन है कि वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों, बी है कि बांग्ला गुंबद मंदिर और जोधाबाई के महल, सी है कि विजयनगर और शाहजहानाबाद के महलों, और डी है कि कुतुब मीनार और राजेश्वर मंदिर। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिच्छेदित मेहराब की जो वास्तुकला की शैली है तो वो आपके वृंदावन और गोविंद देव मंदिर का जो फतेहपुर सीकरी के महलों है उसमें क्या है, बीच में समान है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, वृंदावन का जो गोविंद देव मंदिर है उसका निर्माण 1590 में हुआ था आपका, और आमेर के राजा मान सिंह ने करवाया था। और फतेहपुर की सीकरी की स्थापना जो है वो अकबर ने की थी, और यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। राजराजेश्वर मंदिर केरल राज्य के कुन्नूर के तलीरम्बा में स्थित है, और कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार को बनाने की जो शुरुआत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और उसको पूरा किसने कराया था, इल्तुतमिश ने कराया। मतलब स्टार्टिंग कौन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कंप्लीट कौन किया, इल्तुतमिश ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में देखिए आपसे क्या कहा गया कि दिल्ली की वास्तुकला के इतिहास की कक्षा में चर्चा के समय शिक्षक को जार देना चाहिए। ऑप्शन ए कि साम्राज्यिक दावे और प्रभुत्व पर, बी है कि पुरानी वास्तुकला की तुलना में शैलीगत उत्कृष्टता पर, ऑप्शन ए है कि केवल ए प्रासंगिक है, बी है कि केवल बी प्रासंगिक है, सी है कि ए तथा बी दोनों प्रासंगिक है, डी है कि ए तथा बी अप्रासंगिक है। ठीक है, तो चलिए उत्तर हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि केवल ए प्रासंगिक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21 के बाद हम चलते हैं 22 पर। 22 में आपका है कि 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए है कि मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। आगे चलते हैं 22 में, मेहराबों का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है देखिए यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, तो इसमें टाइम इधर उधर नहीं करना है, बस देख लीजिए थोड़ा इसके बारे में। देखिए 12वीं शताब्दी में इंडो इस्लामिक वास्तुकला के अंतर्गत मेहराबों का प्रयोग किया गया। इसका जो निर्माण है वो अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं 23 पर। अब देखिए 23 पे जगह और समुदाय और उनके शिल्पकला के साथ सुमेल करना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए में बीदर है। तो बीदर जो है, बीदर क्या है कि तांबे तथा चांदी में जुड़ाई का काम, बीदर क्या कहलाता है, क्या है यहाँ पर कि तांबे और चांदी में जुड़ाई का जो काम है। ठीक है, फिर सूरत, सूरत आपका जाएगा कि सुनहरे गोटा और किनारियों जरी वाले वस्त्र, सूरत में सुनहरे गोटा किनारियों जरी वाले वस्त्र पाए गए। पांचाल, पांचाल आपका क्या है कि लौह संबंधित कार्य लोहार। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा आपका। फिर आपका बचा क्या, एक बचा बुनाई। सालियार, सालियार कहाँ जाएगा आपका, बुनाई पर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम 24 पर। 24 में कि निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी और शैली संबंधी दिखाई पड़ने वाला परिवर्तन था। ऑप्शन ए कि चापाकार एवं चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग, बी है अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण एवं चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग, सी है कि अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण एवं चापाकार, डी है कि चापाकार अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण एवं चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग। 2023 में आया है। जो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी दिखाई पड़ने वाला परिवर्तन है वो आपका चापाकार एवं चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। 24 के बाद 25 पर चलते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिद का निर्माण किया गया। ऑप्शन ए कि भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित करने के लिए, बी है कि शक्ति और वैभव प्रदर्शन के लिए, सी है कि पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है, आप देख लीजिएगा कि कौन सही होगा। 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में पूछा गया आपसे। चलिए आगे चलते, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही होगा कि जो शासक थे मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण किए, क्योंकि उन्हें भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित भी करनी थी, वैभव का प्रदर्शन भी करना था और पुजारियों को संतुष्ट भी करने का समर्थन पाने के लिए। तो तीनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 में कि 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए कि मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, बी कि मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। तो अब आइए उत्तर देख लेते हैं। 2023 में पूछा गया है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि जो मेहराब का निर्माण था वो अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही करिएगा, बी हमारा क्या है, गलत है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 27 जो 27 है वहां पर हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभिकथन है कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया था और उसे पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। कारण क्यों? क्योंकि राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा को के प्रदर्शन हेतु करते थे। तो ये बात तो थोड़ा सही लग रही है हमें। तो देख लेते हैं उत्तर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। देखिए जब हम ये अभिकथन ए पढ़ते हैं तो अगर इसकी सही व्याख्या जांच करनी है तो कारण में हम कब क्यों कैसे मतलब क्वेश्चन कर देंगे और उसका जब उत्तर मिल जाएगा तो समझ जाइए कि हमारा ये क्या कर रहा है, व्याख्या भी सही कर रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए है कि चोल वंश, बी है चंदेल वंश, सी है कि राजपूतों द्वारा, डी है कि चालुक्यों द्वारा। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन आपसे है। तो चलिए देख लेते हैं। जो हमारा कंदरिया होता है वो चंदेल वंश के द्वारा क्या इस मंदिर का क्या किया था, निर्माण किया गया था चंदेल वंश द्वारा। ठीक है, और ये स्थित कहाँ है, खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य की शैली पराकाष्ठा है। चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर अपने कामोद्दीप एवं श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए भी क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि मानव की आध्यात्मिक खोज को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 8वीं और 18वीं सदी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में साझी वास्तुकला शैलियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि बड़े साम्राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैली का परस्पर संकरण, बी के संक्रमण द्वारा शानदार रचनाओं का शक्तिशाली साम्राज्यों में पुनर्वृत्ति की आवश्यकता पैदा करना, सी है कि सम्राट विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अपनी वास्तुकला का प्रसार करना चाहते थे, डी है कि अपनी स्वामी भक्ति को प्रकट करने के लिए छोटे राजाओं द्वारा बड़े साम्राज्य की वास्तुशैली की नकल की गई। तो देखिए 8वीं और 18वीं सदी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में साझी वास्तुकला शैलियाँ पाई जाती हैं। तो क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि बड़े साम्राज्य द्वारा विभिन्न क्षेत्र के साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैली को परस्पर संकरण होना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 पर आ जाते हैं। ये भी आपका 2022 में पूछा गया है। अभी ये क्वेश्चन हमने आपको बताया है इसके पहले ही कि पिस्तक का अर्थ क्या है, जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो पिस्तक का मतलब आप सभी को पता है कि मेहराबदार जो प्रवेश द्वार होता है वो होता है। तो इसके पहले क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दोहराया गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है कि लाल किला अवसादी शैल से बना है जबकि ताजमहल कायांतरित शैल से बना है। अब आइए ए के बाद बी पर चलते हैं। बी है कि लाल किला रूपांतरित कायांतरित शैल से बना है, बिल्कुल नहीं। लाल किला और ताजमहल दोनों नहीं, कायांतरित से नहीं बना है। लाल किला और ताजमहल दोनों अवसादी शैल से बने हैं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन देखिए फिर से वही पूछा गया कि गर्भगृह है, इसके पहले हमने आपको बताया था। तो आप सभी को पता है कि एक कमरा जहाँ मंदिर के देवी देवताओं की मूर्ति को रखी जाती है उसी को हम गर्भगृह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आप पढ़े हुए थे इसलिए, तो
ये मिलान करना आपका सूची 1 और 2 में मिलान करना है। तो देखिए ईदगाह, ईदगाह जो आपका है वो खुला प्रार्थना स्थल है, ठीक है, और 3 पर जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं बी का दरगाह, दरगाह जो आपका संत का मकबरा होता है, आप सभी को पता है। कुल देश से क्या है आपका, कुल देश से ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता हो, ठीक है। अब आपकी खानका, आप सभी को पता है कि सूफी संतों के लिए विश्राम घर था, तो ऑप्शन नंबर 2 पर जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन आपसे है, क्वेश्चन है कि शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमि थी। तो देखिए जो शाहजहानाबाद की योजना थी उसमें यमुना की जो भूमि थी, आप सही से लगा लीजिएगा कि राजा महल को ही नदी पर पहुंचकर नियंत्रण देना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 34 के बाद 35 पर चलते हैं। 35 में आपका कहा गया कि चापाकार वास्तुकला में मेहराब की भूमिका थी। ऑप्शन ए है कि ऊपरी ढांचे की सुंदरता देना, बी है ऊपरी ढांचे को आकृति देना, सी के ऊपरी ढांचे का भार वहन करना। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा। तो 2021 में पूछा गया है, देखिए चापाकार वास्तुकला में जो मेहराब की भूमिका थी वो क्या थी कि ऊपरी ढांचे का भार वहन करना। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 35 के बाद हम 36 पर चलते हैं। 36 में है कि सही अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए, ठीक है। तो ए का आपका जाएगा स्तूप का जाएगा टीला में, और मंडप का आपका हॉल में जाएगा, अभी हमने ऊपर बताया था शिखर का टावर में जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए उत्तर कौन सा होगा, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए का 2 में जाएगा, स्तूप का टीला जाएगा, मंडप का हॉल जाएगा, शिखर का टावर जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है 37 एक निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिद का निर्माण किया गया। अभी देखिए यही सेम क्वेश्चन अभी आया था कि भगवान में अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए बिल्कुल किया गया था, शक्ति वैभव प्रदर्शन के लिए किया गया था, पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। तो ए बी सी देखिए हूबहू आपको यही क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, ये 2023 में पूछा गया है, सेम ना उसका यहाँ तक कि ऑप्शन तक इन लोगों ने नहीं बदला है, इतने आलसी हैं। 37 के बाद हम 38 पर चलते हैं। 38 है कि इमारतें और किले हमें डैश डैश समझने में सहायक होते हैं। ऑप्शन है कि ऐतिहासिक काल की वास्तुकारों की सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता, बी है कि राजाओं द्वारा निर्माण कार्य को संरक्षण देना और आवश्यक समझना, सी है कि जन प्रशंसा प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण का महत्व को, डी है कि उस काल में लोगों का तकनीक और परिष्कृत कौशलों को। सही विकल्प का चयन करना है। अब देखिए इमारत और किले हमें क्या समझने में सहायता करती हैं, तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर जो सी और ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही है कि वे प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण को महत्व देती हैं और उस काल के लोगों को तकनीक और परिष्कृत कौशल को। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कि मुगलों के अधीन वास्तु विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए है कि मुगल शासकों ने स्मारकों के निर्माण के लिए सामग्री कैसे क्रय की, बी है कि भारत में मौजूद वास्तुकला शैलियों में मुगलों ने कैसे योगदान दिया, सी है कि मुगल वास्तुकला और पारसी वास्तुकला के बीच क्या समानताएं हैं, डी है कि शाहजहां की वास्तुकला उपलब्धियां कौन सी थी। आइए उत्तर देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। 39 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारत में मौजूद वास्तुकला शैलियों में मुगलों ने कैसे योगदान दिया। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला से संबंधित कथन सही नहीं है। तो देखिए मेहराब के मध्य में डांट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिलता पर डाल देती है। बी है कि निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग किया गया। सी है कि पितरा दूर दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ क्षति रखने की एक तकनीक थी। डी है कि दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही जाएगा। पितरा दुरादो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ क्षति रखने के लिए एक तकनीक थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 पर चलते हैं। 2022 पूछा गया क्वेश्चन है
41 है कि 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकारों मतलब रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया। ऑप्शन है कि बादामी चालुक्य, बी है कि बोलुवमपट्टी, और सी आपका है कि नंदी बसवेश्वर, डी आपका है कि उय्याकोडन उदयार। तो उत्तर देख लेते हैं 41 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही। तो डी को सही कर लीजिएगा, उय्याकोडन उदयार। ठीक है, ये हो गए हमारे 41 क्वेश्चन। हमारा चैप्टर नंबर 13 आपका कंप्लीट हो चुका है। 14 पे हम पहुंच गए हैं। अब 14 में देखना है कि आखिर कितने क्वेश्चन है। तो देखिए 14 में आपको मिलेगा लगभग 20 क्वेश्चन। तो इसके बाद 14-15 वाली जो वीडियो है एक साथ में हम करा देंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारे चैनल पे बच्चे नए जुड़े हैं, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमें एक लाइक दे दिया करिए। आपके लाइक और शेयर से हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपको और से अच्छे से अच्छे चीज़ें जो हैं उससे मैं ला के आपको पढ़ा सकूँ। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।